हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अव्वे आप सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त यो मिश्रा और इसमें सभी के सिलेबस ले आ रहे हैं क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक। क्लास 12th का बायोलॉजी स्पेशल क्लास चल रही है, लगातार हो रही है अपलोड और करते भी रहेंगे। सो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो इसमें हम जानेंगे स्थिर अनुपात का नियम। ये स्थिर अनुपात का नियम हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जानेंगे। ठीक है, हमने जो ये हमारा पार्ट 7 वीडियो है क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट हमारा 7 वीडियो है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे, वहाँ पे देखिए, समझिए। एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे सरल भाषा में मैंने बताया है। तो यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम जानेंगे, क्योंकि हमने पहले जाना था जो रासायनिक संयोग का नियम किसने दिया था, फिर जाने थे पहला नियम द्रव्य के विनाशता का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो स्थिर का अनुपात का जो नियम होता है ये होता है कि फ्रांस के वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, फ्रेंच के वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो जे.एल. प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाए या प्राप्त किए जाए, सभी में तत्वों के जो द्रव्यमान रहेंगे वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, जैसे कि पानी। तो चलिए हम जानते हैं, फ्रेंच के वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। तो जे.एल. प्राउस्ट ने स्थिर नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है ना, किसने किया था, तो किए थे जे.एल. प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किए थे। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या है, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, सभी में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। याद रखिएगा। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, सभी में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच के वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, सभी में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखें, तो जो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन यौगिक होता है, जो जल होता है यह एक क्या है, यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यह एक यौगिक होता है। अगर स्थिर अनुपात के नियमानुसार देखें तो जल चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, उसमें सभी तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। याद रखिएगा।
तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या होता है, यौगिक होता है। तो लिख लें जल यानी कि H2, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन का यौगिक होता है, का यौगिक होता है। ध्यान दिया जाए, इसका यौगिक होता है। ओके, जो जल होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है स्थिर अनुपात के नियम से। किसके, स्थिर अनुपात, अनुपात के नियम से, के नियम से। जल चाहे जिस विधि से, जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, किया जाए, जो जल होता है चाहे जिस विधि से बनाया प्राप्त किया जाए, सभी में तत्वों के द्रव्यमान, तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में, किसमें, निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है, संयुक्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो जल होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होता है स्थिर अनुपात के नियम से। जल को चाहे जिस विधि से आप बना प्राप्त किया जाए, सभी में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। अब कहेंगे सर कैसे, क्योंकि देखिए H2O है, क्या है हमारा, H2O है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ध्यान दीजिएगा 2:16, अभी 2:16 सेम हीयर, काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 और 16 सेम हीयर, 1:8, 2:16 और 1:8। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं है। अगला है हमारा, अगर देखिए सेम, फिर देखिएगा अभी अगला हम देखिए, अगर हम देख लें तो कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्बन को वायु की, किसकी, वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड में से बोल रहा है प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो देखिए, जैसे कि CO कार्बन को किस में जलाएं, ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो डेल्टा लगेगा, डेल्टा नहीं, कभी जब ताप आए जलाने पर तो डेल्टा यूज कीजिएगा। तो क्या मिला, CO2 मिला, ध्यान दीजिएगा CO2 मिला। कार्बन कितना होता है, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 2 2 है, 16 दूना 32 हो गया। अब देखिए 12 और 32 काटेंगे तो सेम ईयर कटेगा। देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 8 चौक 32, तो 12:32 और 3:4। तो देखिए जो अनुपात हैं ये कहीं ना कहीं हमारा क्या यहाँ पे दिख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, समान ही दिख रहे हैं, इसीलिए इसे क्या जाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल आप लोग वीडियो को छोड़िएगा नहीं समझ में आने वाला है नहीं। अगर हम नेक्स्ट देखें, अभी देखिए एक में कितना आया है, 3:8 आया ना। अब मैग्नीशियम को मान लो, अगर चलिए ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं कुछ प्रोसेस। अगर MgCO3 को गर्म करने पर MgO एवं CO2 प्राप्त होता है। CO2 का क्या करे, विश्लेषण कराने पर ये 3:8 के अनुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते, सम प्रोसेस है। 3:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं, याद रखिएगा।
अभी एक और मिला था, ये भी देखिए संयुक्त होते हैं। एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। एक क्या है, CaCO3 को गर्म करने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है। CaO तथा CO2 प्राप्त होता है। CO2 का विश्लेषण करने पर, CO2 का क्या करें, विश्लेषण करने पर ये 3:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। 3:8 के अनुपात में क्या रहेंगे, संयुक्त होते हैं। तो देखिए, अब देखिए 3:8 आपको 3 जगह मिला, तो अगर अवक्रिया का समीकरण निकालें, क्या निकालें हम, अवक्रिया का समीकरण। तो अवक्रिया का अगर हम लोग समीकरण निकालें तो C(O2) क्या मिला, CO2 मिला। इसको देखिए तो 12:32 यानी कि 3:8 हमारा मिला। ध्यान दीजिएगा, MgCO3 को गर्म किए क्या मिला, MgO और धन CO2 मिला। ये भी कहीं ना कहीं 12 और 32 में बन रहा है, कट करेंगे तो 3:8 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे CaCO3 को गर्म किया तो हमारा CaO धन CO2 मिला। अगर इसको भी देखिए कहीं ना कहीं 12:32 में है, तो 3:8 में हमारा टूटा कि नहीं। अगर हम लोग इन तीनों रासायनिक समीकरणों का विश्लेषण किया जाए तो जो CO2 है, CO2 के अनुपात में संयुक्त होते हैं, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसको, प्राप्त तीनों विधियों से CO2 का विश्लेषण किया जाए, प्राप्त तीनों विधियों से CO2 का विश्लेषण किया जाए तो 3:8 के अनुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, जिससे हम स्थिर अनुपात के नियम की क्या होती है, पुष्टि होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, प्राप्त तीनों विधियों से CO2 का विश्लेषण कराने पर ये 3:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, जिससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। स्थिर अनुपात के नियम की क्या होती है, पुष्टि होती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों स्थिर अनुपात के नियम का परिभाषा रहा, और मैं उदाहरण भी दिया। आशा करते अच्छे से समझाया होगा। अब अगले वीडियो में जानेंगे हम लोग सरल गुणित अनुपात का नियम। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।